हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हमने शुरुआत की है अपने F5 बीकॉम के मैनेजमेंट स्टडीज़। जी हाँ, जिसको हम पहले F5 BMS के नाम से जानते थे। आज इस फैकल्टी को बेसिकली हम जानते हैं F5 बीकॉम MS के नाम से, जो कि हमारे सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 2। पार्ट 1 ऑफ कोर्स आपने पढ़ा ही है, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा पार्ट 2। तो क्या है इस सब्जेक्ट का सिलेबस? आप बोलोगे हमने सेमेस्टर 1 में तो पढ़ा ही ऑलरेडी। सेमेस्टर 1 के बाद सेमेस्टर 2 में इसका थोड़ा सा एक एक्सटेंशन है जो हमें मिला है। तो क्या है इसका सिलेबस, हम देखते हैं। सबसे पहले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 3 और पार्ट 4 इसलिए लिखा है क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके सेम 1 में कवर हो चुका है। उसके बाद मैनेजरियल अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 एंड 4 है। तो बेसिकली इन 4 चैप्टर्स को, यानी कि इसको 4 यूनिट्स को दो मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। तो हम देखते हैं दो मॉड्यूल जो है वो कौन सा है। तो सबसे पहले जो आपका मॉड्यूल 1 है, जिसके अंदर आपका यूनिट 1 आता है। यूनिट 1 के अंदर आता है आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 3। उसके बाद यूनिट 2 आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 4। यानी कि ये जो फर्स्ट और सेकेंड आपको दिख रहे हैं ये आपके मॉड्यूल 1 का हिस्सा है, जो कि यूनिट 1 और यूनिट 2 है। मॉड्यूल 2 का जो हिस्सा है आपका वो 3 और 4 है। यानी कि यहाँ पर आ जाता है हमारा मैनेजरियल अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस पार्ट 1 आपका यूनिट 3 है मॉड्यूल 2 के अंदर, और मैनेजरियल अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस पार्ट 2 जो कि यूनिट 4 का हिस्सा है आपका मॉड्यूल 2 के अंदर। तो आई होप इट इज़ क्लियर मॉड्यूल क्या है और यूनिट क्या है, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। अब हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर पैटर्न की। क्वेश्चन पेपर पैटर्न जैसे कि आप जानते हैं 4 क्रेडिट्स मिले हैं इस सब्जेक्ट को, तो इसको डिवाइड किया गया है 60 और 40 के पैटर्न में। यानी कि एक्सटर्नल एग्जाम आपकी 60 मार्क्स की होगी और इंटरनल एग्जाम्स आपकी जो है वो 40 मार्क्स की होगी। तो यहाँ पर इंटरनल पेपर पैटर्न को आप सबसे पहले समझ जाओ कि ये 40 मार्क्स कैसे हमको मिलने वाला है। तो एक तो या तो आपको केस स्टडी लिखने का काम दिया जाएगा या फिर कोई असाइनमेंट जो है वो आपके टीचर आपको देंगे। दूसरा है क्विज या फिर ग्रुप डिस्कशन या फिर रोल प्ले, इनमें से कुछ भी हो सकता है। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन या फिर रिसर्च पेपर आपको दिया जा सकता है। तो इस तरीके से आपका जो 40 मार्क्स में से 20 मार्क्स है उसको ये तीनों को मिलाकर जो है 1, 2 और 3, इन तीनों को मिलाकर ये बनता है। यानी कि ये आपको 10 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, इनमें से कोई एक 10 मार्क के लिए, इनमें से कोई एक आपको 10 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका क्लास टेस्ट, जो कि मैंडेटरी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ये आपको पूछा जाता है 20 मार्क के लिए। तो यहाँ पर इन दोनों में से इन तीनों में से कोई भी 2 आपको पूछा जाएगा, या तो फिर ये या तो ये पूछा जाएगा, या B, C, AC कुछ भी पूछा जा सकता है आपको। तो वो आपको 20 मार्क के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है। बाकी का 20 मार्क जो है आपका क्लास टेस्ट होगा, तो वो 20 मार्क का तो दोनों को मिलाकर हो जाते हैं हमारे 40 मार्क्स। इसको मिलाकर हमारे बनते हैं 40 मार्क्स। नेक्स्ट, एक्सटर्नल का पेपर पैटर्न जो है वो कैसा रहेगा। एक्सटर्नल हमारे 60 मार्क्स का है बच्चों। तो एक्सटर्नल में आपको टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको 2 सब क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 AB, क्वेश्चन नंबर 2 AB, 3AB, 4AB, 5AB, 6AB, यानी AB दोनों आपको अटेम्प्ट करना है, यहाँ पर और नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 1 का A, 2 का B, 3 का A, 4 का B, 5 का A, 5 का B नहीं अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको इनमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही है। हर एक क्वेश्चन का आपको 15 मार्क्स है। यानी कि आपको पूछा जा सकता है 8 और 7 के कॉम्बिनेशन में। इसको 8 दिया जा सकता है, इसको 7, या फिर वाइसा वर्सा, ऊपर वाला क्वेश्चन 7, नीचे वाला क्वेश्चन 8 मार्क का, ऐसा होगा। अब आपको इसके अंदर करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 A+B अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 1, तो A+B आपको दोनों अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 दोनों करना है, तीनों चौथा। इस तरीके से ज़रूरी नहीं आप इसी सीक्वेंस में जाओ। हो सकता है आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता हो, आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता हो, 5 आता हो, 6 आता हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोनों क्वेश्चन के अंदर का सब क्वेश्चन, आपको जो ये सब क्वेश्चन दिया गया है AB वाला, ये वो 4 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करेंगे, उन चारों के AB जो है वो आप अटेम्प्ट करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर मुझे एक आ रहा है B, चलो मुझे एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ से लिख लूँ एक क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। आप अपने हिसाब से आंसर्स नहीं करेंगे यहाँ पर बिल्कुल भी। यानी कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट अपने हिसाब से नहीं करेंगे। कोई भी 4 बोला है तो आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करना ही है। तो ये आपका ओवरऑल एक्सटर्नल का पेपर पैटर्न है। एज आई सेड, ये आपको 60 मार्क्स के लिए है। तो 15 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन होगा, तो 4 लिखने हैं, तो 15 × 4 हो जाता है हमारा
60 मार्क्स हो जाता है हमारा 60 मार्क्स। तो 60 का एक्सटर्नल है, 40 का इंटरनल पेपर पैटर्न है। तो ये था हमारे सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न। अब हम आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर जो कि है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 3, जिसके अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट है पोस्टकॉप को इंक्लूड किया गया है। पोस्टकॉप क्या होता है, हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ा ही है, बस अभी ये पोस्टकॉप उसी का शॉर्ट फॉर्म है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। फिर आता है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी काम को किस तरीके से बांटा जाता है, काम को बांटने की ज़रूरत क्यों है, डेलीगेशन क्या है, किस तरीके से सही तरीके से कौन से प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके काम को डिवाइड किया जा सकता है या लोगों में एलोकेट किया जा सकता है। कंट्रोलिंग जैसे कंसेप्ट का क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट में, कंट्रोलिंग किस तरीके से किया जाता है, टेक्निक्स क्या है कंट्रोलिंग की, कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट में, मेथड्स या डिवाइसेस आपको बताने हैं जो कोऑर्डिनेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, और फाइनली सक्सेसफुल कोऑर्डिनेशन का क्या क्राइटेरिया है। तो ये सारे कंसेप्ट्स हमारे चैप्टर नंबर 1 के हैं जिसको हम डिटेल में समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पोस्टकॉप की। पोस्टकॉप जैसे मैंने आपको कहा उसका फुल फॉर्म है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये एक ऐसे कंसेप्ट है, सबसे पहले तो हेनरी फयोल हम सब जानते हैं। हेनरी फयोल कौन है, हेनरी फयोल जो है वो है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इन्होंने एक बुक लिखी थी फंक्शनल अप्रोच टू मैनेजमेंट। बेसिकली एक बुक जो लिखी थी उसका नाम ये है इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, जिन्होंने एक कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था फंक्शनल अप्रोच टू मैनेजमेंट अपनी इस इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट बुक के अंदर। अब 1916 में इन्होंने ये चीज़ लिखी, फंक्शंस के बारे में बताया मैनेजमेंट के। 1930 में, नाम याद रखना बच्चों बहुत ज़रूरी है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पोस्टकॉप में हमेशा नाम हेनरी फयोल का लिख कर आते हैं, भले वो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है लेकिन इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले लूथर गुलिक हैं, जिन्होंने सबसे पहले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के टर्म को कॉइन किया सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर टर्म में, और उस टर्म का नाम है पोस्टकॉप, उस टर्म का नाम है पोस्टकॉप। ऑथर्स जैसे कि जॉर्ज टेरी जो है, इन्होंने भी सबसे ज़्यादा फोकस किया है 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस के ऊपर। अब वो 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन से हैं जिसके ऊपर जॉर्ज टेरी ने भी एम्फेसाइज किया है, वो है हमारे ये फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जॉर्ज टेरी के हिसाब से ये 4 ऐसे फंक्शन है मैनेजमेंट के जो बहुत ही ज़रूरी है। अब आते हैं इस पोस्टकॉप के ऊपर। नाउ दिस इज अ टर्म कॉइन्ड बाय लूथर गुलिक इन 1930। So as we said, planning, organizing, staffing, directing, coordination, reporting and your budgeting. तो ये है हमारा पोस्टकॉप। अब 1 by 1 हम एक एक कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे और उसे पढ़ेंगे। प्लानिंग, सबसे पहले प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग का डेफिनेशन हारोल्ड कुंज ने दिया है, जिनका कहना है प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से ही आप तैयारी करके रख रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी पहले से करते हो, हम उसे प्लानिंग कहते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करने वाला है, ये जो क्वेश्चंस है ना, इसके जवाब आपकी प्लानिंग होती है। मेन स्टेप्स क्या है प्लानिंग में, आप अपने इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को क्या करते हो, एनालाइज करते हो, स्वॉट एनालिसिस करते हो एज एन ऑर्गेनाइजेशन। अपना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को आप सेट करते हो, अपने गोल्स रखना, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, कैसे हम उन गोल्स को अचीव कर पाएंगे। फ्रेमिंग ऑल्टरनेटिव प्लान्स, हमेशा एक दूसरा ऑल्टरनेट ऑप्शन अपने पास तैयार रखते हो कि अगर प्लान ए काम नहीं करता है तो प्लान बी हमारे पास तैयार होना चाहिए। स्टडिंग और इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव प्लान्स, सिर्फ ए और बी क्यों, जेड तक हमारे पास 26 लेटर्स है, राइट, ये 26 लेटर्स को मिलाकर बनता है हमारा अल्फ़ाबेट। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कई सारे आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हो सकते हैं, आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को इवैल्यूएट करना है, उसमें से सही ऑप्शन जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन होगा उसे आपको चुनना है, इम्प्लीमेंट करना है अपने प्लान को, जो आपने प्लानिंग की आप अपने प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हो, और फाइनली आप अपने प्लान को रिव्यू करते हो, यानी कि चेक करते हो, इवैल्यूएट करते हो कि जो भी हमने प्लानिंग की थी क्या हमारे गोल के हिसाब से हमारी प्लानिंग चल रही है या नहीं चल रही है, तो इसे कहते हैं रिव्यू करना। तो ये है हमारा प्लानिंग का कंसेप्ट। सेकेंड आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड। जो काम करना है, प्लानिंग तो कर लिया, अब जो काम करना है उस काम को हमें डिवाइड करना होता है लोगों के बीच में, उसके लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, तो वो रिसोर्सेज को अरेंज करवाना होता है,
डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफाइन करना है कौन सा इंसान क्या काम करने वाला है, उसकी अथॉरिटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स टू अकम्प्लिश ऑब्जेक्टिव्स, और ये चीज़ का खास ख्याल रखना है कि हमें एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमको क्या करना है, हमें बहुत अच्छे टर्म्स पे रिलेशनशिप्स बिल्ड करने हैं, किसके साथ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स के साथ में। Now, मेन स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग आर एज फॉलोज। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ऑर्गेनाइजिंग के। पहला है डिटरमाइनिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर अपने कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमको क्या करने हैं, पहले तो सेट कर लेने हैं, पता लगाना है, डिटरमाइन कर लेना है कि हाँ भाई ये हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है जो हमें पता है। आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म टू अचीव गोल्स। अब वो क्या एक्टिविटीज है, गोल सेट कर लिया, गोल को अचीव करने के लिए क्या करना होगा, उस एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है। ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज इनटू डिपार्टमेंट्स। अब इन एक्टिविटीज को हमने बाइफर्केट कर दिया डिपार्टमेंट्स में, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस, प्रोडक्शंस, राइट। देन मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब हमने ये सारे डिपार्टमेंट में तो बांट दिया, लेकिन डिपार्टमेंट में रिसोर्सेज की भी तो ज़रूरत है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, फिजिकल रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो ये सारे रिसोर्सेज भी हमें अवेलेबल करने हैं। असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द एम्प्लॉयज। अब ह्यूमन रिसोर्स का अरेंजमेंट कर लिया, उन्हें काम भी तो बताना है कि किसकी क्या ड्यूटी होगी, किसे क्या काम करना है। ग्रांटिंग अथॉरिटी टू मैनेजर्स, मैनेजर्स के हाथ में कुछ अथॉरिटीज देना, कुछ पावर्स देना। एस्टैब्लिशिंग सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, जहाँ पर आप कोशिश करते हैं कि मैनेजर है, सुपीरियर है, उसके अंडर काम कर रहे हैं सबॉर्डिनेट, तो एक इस तरीके का रिलेशनशिप बिल्डअप हो जिससे कि लोग आपस में मिलकर काम कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें करना क्या है, कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाना है। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अभी सारे डिपार्टमेंट्स जो है ये आपस में इंटरलिंक्ड है, इनकी सारी एक्टिविटीज़ का इंटीग्रेशन होता है, बिना एक दूसरे के साथ मिले ये काम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं और अपना गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में वी आर सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो यहाँ पर प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, सही इंसान को सही पोजीशन पर सही जॉब ऑफर करना। परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉय, एक बार आपने उन्हें हायर कर लिया, अब उन्होंने काम किया आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, ये मेक श्योर करना है कि आप उन्हें परफॉर्मेंस अप्रेजल दे रहे हो। अगर अच्छा काम करते हो तो अच्छे काम की सराहना कर रहे हो, उन्हें रिवॉर्ड, उन्हें रिकॉग्निशन, उन्हें अप्रिसिएशन के साथ साथ बेसिकली उनकी सैलरी भी बढ़ा रहे हो। प्रमोशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, जहाँ पर आप उन्हें डेजिग्नेशन वाइज भी क्या करते हो, प्रमोट करते हो, जैसे कि एग्जीक्यूटिव से टीम लीडर बना दिया, टीम लीडर से असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बना दिया, ये काम के बेसिस पर आप उन्हें प्रमोशन देते हैं। ट्रांसफरिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करना। अगर एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है आपके ब्रांच में, आपको लगता है दूसरे ब्रांच में ये और एक्सेलेंट कर सकता है, या दूसरे ब्रांच में ऐसे ही किसी इंसान की ज़रूरत है, तो आप उस एम्प्लॉय को वहाँ से ट्रांसफ़र करते हो अपनी दूसरी ब्रांच में। ज़रूरी नहीं है विद इन डोमेस्टिक लोकेशन हो, इंटरनेशनल लोकेशन पर भी आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, जहाँ पर हमें कंटिन्यूस बेसिस पर अगर कोई न्यू चैलेंजेस आते हैं, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, उनके बेसिस पर आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हो ताकि उनकी आगे करियर ग्रोथ जो है वो और इम्प्रूव हो जाए। एंड फाइनली मोटिवेटिंग एंड रिवॉर्डिंग द एम्प्लॉय, मेक श्योर कि आप सिर्फ उनसे काम नहीं करवा रहे हो, आप उन्हें काम करवाने के लिए मोटिवेट भी कर रहे हो, आप उन्हें रिवॉर्ड भी दे रहे हो, वरना कोई क्यों आपके लिए काम करेगा जब तक आप वो अप्रिशिएट नहीं करते हो उनके एफर्ट्स को। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली इंस्ट्रक्टिंग पीपल व्हाट टू डू। डायरेक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को बता रहे हो ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है, नहीं, आपको ये काम करना है और आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखी गई है, हम आपसे क्या उम्मीद रखते हैं कि आप ये काम कैसे करके देंगे हमें, ये भी आपको कन्वे करना है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो इसे कहते हैं डायरेक्शन देना। अब डायरेक्शन जो है इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ हाई मोरल ऑफ दी सबऑर्डिनेट्स। अब इसके 3 सब फंक्शंस है। पहला है कम्युनिकेटिंग, जहाँ पर आप एक इंसान से दूसरे इंसान तक अपने मैसेजेस को क्या करते हो, ट्रांसफ़र करते हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा जब आपका दिया हुआ संदेश, आपका भेजा हुआ मैसेज सामने वाले को समझ में आ रहा है और बदले में वो रिस्पॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक भी देता है। Next is leading, which is an act of influencing subordinates to work willingly towards the attainment of desired objective. लीडिंग यानी लीड करना। लीड करने का मतलब होता है आपकी एम्प्लॉयज़ जो आपके लिए काम कर रहे हैं उन्हें खुद ही फील होता है कि उन्हें आपके लिए या आपके दिए गए डायरेक्शन के हिसाब से काम करना चाहिए। वो किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, वो आपको अपोज नहीं करते हैं, तो आपके अंदर वो लीडिंग वाली क्वालिटी है, तभी तो आपके डायरेक्शन के हिसाब से वो
चलते हैं। एंड फाइनली वी हैव मोटिवेटिंग, जहाँ पर मैनेजर्स को ये मेक श्योर करना है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करते हैं। अब मोटिवेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटरी और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी जहाँ पर आप उन्हें पैसे देते हैं, बोनसेस, इंसेंटिव्स, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। नॉन मॉनिटरी जहाँ पर आप उन्हें रिकॉग्निशन देते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं उनके काम के लिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सब फंक्शंस हैं हमारे डायरेक्शन के या फिर डायरेक्टिंग के। नेक्स्ट आता है हमारा कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन जैसे मैंने कहा, इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज़ और एक्शंस। हर एक डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो यहाँ पर कोई भी काम या कोई भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बिना एक दूसरे के अचीव नहीं किया जा सकता है। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़रूरी है। एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। जैसे कि मैंने कहा कि सबकी एक्टिविटीज़ आपस में इंटरलिंक्ड है। अब कोऑर्डिनेशन जो है वो सिर्फ डिपार्टमेंट वाइज ही नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल भी चलता है, यानी कि बिटवीन लेवल्स भी कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। फॉर एग्जाम्पल, लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉय काम करता है, टॉप लेवल ऑफ एम्प्लॉय जो है, मैनेजमेंट जो है, वो रिपोर्टिंग लेता है किससे? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट से। अगर मिडिल लेवल को पता ही नहीं है कि लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स क्या कर रहे हैं, तो वो ये रिपोर्टिंग जो है वो अपने टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को नहीं दे पाएगा, जिससे कि पता चलता है कि 2 लोगों के बीच में, यानी 2 लेवल्स के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन ना कि सिर्फ हॉरिजॉन्टली जाता है बिटवीन डिपार्टमेंट्स टू डिपार्टमेंट्स, इट ऑल्सो गोज वर्टिकली, दैट मीन्स इट ऑल्सो गोज बिटवीन दी हायरार्कीज। सम ऑथर्स जैसे कि लूथर गुलिक का कहना है, कोऑर्डिनेशन इज अ सेपरेट फंक्शन बाय इटसेल्फ, whereas others like Ernest Dale are of the opinion that coordination is a part of organizing function। लूथर गुलिक कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंप्लीटली एक अलग फंक्शन है, लेकिन वही अर्नेस्ट डेल जो है उनका कहना है कि ये अलग फंक्शन नहीं है भाई, ये भी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ही होता है, यानी कि ये मैनेजमेंट का ही फंक्शन है। नेक्स्ट, although coordination to a great extent is a part of organizing function, it does affect all other managerial functions। हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का हिस्सा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट दूसरे मैनेजरियल फंक्शंस के ऊपर भी होता है, और यही हमारे मैनेजमेंट का एसेंस यानी कि उसकी सबसे ज़्यादा खास बात है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। ईच एंड एवरी मैनेजर एट ऑल लेवल्स हैज़ टू रिपोर्ट टू हायर अथॉरिटीज़। देखो, अगर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है ना, तो मुझे एज एन ऑर्गेनाइजेशन या एज एन इंडिविजुअल ये पता होना चाहिए कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है। तो यहाँ पर जो हम ये रिपोर्टिंग लेते हैं वो बस इसीलिए लेते हैं कि हमें जानना है कि डेली बेसिस पर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करते हैं। तो रिपोर्टिंग हर एक लेवल पर होती है, सिर्फ जूनियर लेवल पर नहीं होती है, मिडिल लेवल पर भी होती है, सीनियर लेवल पर भी होती है। रिपोर्टिंग इज डन इन रिस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज़। अब रिपोर्टिंग में क्या होता है, हम अपने घर की कहानी तो सुनाते नहीं है, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हमको दिया जाता है टास्क, उसको हमने अचीव किया, बस वही हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। It is to be noted that reporting is not a separate function by itself as suggested by Luther Gulick, जिनका कहना है रिपोर्टिंग एक सेपरेट फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। रिपोर्ट्स को बनाया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ प्लानिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़। हम क्या काम कर रहे हैं इस बात की हम रिपोर्ट बनाते हैं, जिसके बेसिस पर हम अपनी फर्दर प्लानिंग कर सकते हैं, और अगर कुछ काम सही से नहीं कर रहे हैं तो हम उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें रोका जा सकता है, उन्हें सुधारा जा सकता है। तो ये हमारा फंक्शन है रिपोर्टिंग का। नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन जो आता है हमारा वो है बजटिंग। बजटिंग होता क्या है? इट इज़ एन एस्टिमेट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। बजटिंग यानी कि नंबर्स में हम क्या करते हैं, इसे एक्सप्रेस करते हैं। सेकेंडली, रिपोर्टिंग के जैसा बजटिंग जो है वो एक सेपरेट फंक्शन है, जैसे कि रिपोर्टिंग एक सेपरेट फंक्शन है, बजटिंग एक सेपरेट फंक्शन नहीं है। इट एड्स इन प्लानिंग एज वेल एज इन कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़। बजटिंग भी प्लानिंग और कंट्रोलिंग में मदद करता है। जैसे हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर डिपार्टमेंट को अपने डिपार्टमेंट के लिए कुछ फंड्स चाहिए होगा, तो जो एक्टिविटीज़ प्लान की है उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, एक बजट जो है वो बनाना पड़ता है। तो बजट के बेसिस पर हम अपनी प्लानिंग करते हैं, और बजट के बेसिस पर हम अपने खर्चों को भी कई हद तक क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक रिपोर्टिंग, बजटिंग भी एक जो है वो मैनेजमेंट फंक्शन का ही हिस्सा है, ये बिल्कुल भी अलग से कोई फंक्शन नहीं है। तो ये है हमारे पोस्ट कॉप: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड योर बजटिंग। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर हमने जो अथॉरिटीज़ है, हमने जो पावर्स है उसको क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और
जिम्मेदारी भी आती है और जवाबदारी भी आती है। याद रखना, अथॉरिटी यानी पावर के साथ में जिम्मेदारी आती है, जहाँ जिम्मेदारी आती है तो उसके साथ में जवाबदारी भी आती है। यानी कि आप अगर कोई चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो आप ही उस चीज़ के लिए आंसरेबल भी रहते हो ना। व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? जॉन पियर्स और रिचर्ड रॉबिन्सन है, इनका कहना है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत मैनेजर जो है टास्क और अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट्स को असाइन करता है जो उस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं। यानी मैं मैनेजर हूँ, मेरा एक जूनियर है जिसको मैंने काम दिया है, वो काम करने कहाँ गया है, उसको मैंने उसे काम दिया और उसके साथ उसको कुछ अथॉरिटी दी, ये काम तुम्हें करना है, जैसे करना है तुम कर लो, अथॉरिटी है कि तुम कैसे भी कर लो उसको। अब जो जूनियर है वो उसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है, तो अथॉरिटी जहाँ होगी वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। कल को कुछ गड़बड़ हुई तो वही इंसान आंसरेबल भी होगा कि ये गड़बड़ क्यों हुई है। तो अथॉरिटी के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके साथ आती है अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट, प्रोसेस क्या बोलता है डेलीगेशन का? डेलीगेशन का जो प्रोसेस है, डेलीगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर सुपीरियर जो है फॉर्मल अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफ़र करता है, फॉर्मल अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफ़र करता है। Now there are 4 distinct stages in delegation process, although it does not always follow the same pattern of stages. ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस है हमारे डेलीगेशन प्रोसेस के। पहला है असाइन द ड्यूटीज़, दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी, ड्यूटी दो, अथॉरिटी ट्रांसफ़र करो। एक्सेप्टेंस कंडीशन होती है यहाँ पर, यानी कि जो सामने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है या चाहे तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर रिजेक्ट करता है फिर से असाइन करनी है ड्यूटी किसी और को, फिर होगी उसकी ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी, फिर एक्सेप्टेंस कंडीशन, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो बाद में आएगा क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो फर्स्ट स्टेज है असाइनिंग ऑफ योर ड्यूटीज़। सुपीरियर मस्ट आइडेंटिफाई द वर्क और एक्टिविटी दैट इज़ टू बी डेलीगेटेड। सुपीरियर को ये ध्यान देना है कि मुझे ये काम किसको देना है, ये काम जो है वो मुझे किसको देना है। व्हाट इज़ टू बी डन, कुछ क्वेश्चंस है जिससे कि ये काम हमारे एकदम क्लियर हो जाएगा। ड्यूटीज़ में क्या आएगा? व्हाट इज़ टू बी डन, क्या काम करना है, कब तक काम करना है, कैसे करना है और क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी उस काम को कंप्लीट करने में। ये 4 सवालों में ही आपके जवाब होते हैं जहाँ पर आप ड्यूटीज़ को असाइन करते हो अपने सबॉर्डिनेट्स को। नेक्स्ट आता है सेकेंड स्टेज, जहाँ पर आप अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करते हो। सुपीरियर को अप्रोप्रिएट ट्रांसफ़र करना होता है अथॉरिटी को अपने सबॉर्डिनेट्स को। अथॉरिटी क्या है? पावर टू टेक डिसीजंस, यानी कि आपको बोला गया आप ये टास्क जो है वो कंप्लीट कर लो। अब जो आप टास्क कंप्लीट करोगे तो आपको 4 घंटा बोला गया था, आपने 2 घंटे में किया। आपकी वो पावर्स है कि आपने सोचा कि इसको प्रायोरिटी बेसिस पर रखकर पहले मैं ख़त्म कर दूँ, तो वो डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो आपके हाथ में होता है। एडिक्वेट अथॉरिटी दी जाती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी दी जाती है ताकि वो जो डेलीगेटी है जिसको वर्क मिला है वो सही डिसीजन ले सके, सही टाइम पर ले सके और सही वक्त पर काम को कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेज, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ डेलीगेशन, जहां पर डेलीगेटी मे और मे नॉट एक्सेप्ट अथॉरिटी डेलीगेटेड टू हिम। जहां पर डेलीगेटी चाहे तो एक्सेप्ट करे अथॉरिटी को, ना चाहे तो एक्सेप्ट ना करे। इफ ही एक्सेप्ट्स द अथॉरिटी देन द प्रोसेस कंटिन्यूज। अगर वो अथॉरिटी को एक्सेप्ट करता है प्रोसेस कंटिन्यू होगा, आगे बढ़ेगा। इफ ही रिजेक्ट्स द अथॉरिटी प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन हैज टू बी रीस्टार्टेड अगेन। जैसे कि मुझे काम दिया, मैंने मना कर दिया, तो अब फिर से ये असाइन ड्यूटी पर जाएगा, फिर से अथॉरिटी पे जाएगा, फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जाएगा, राइट, प्रोसेस वापस से चालू होगा। अगर डेलीगेटी ने एक्सेप्ट नहीं किया डेलीगेशन, तो क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, क्या रीज़न हो सकते हैं? हो सकता है मुझे काम करने से डर लगता है, मुझे बोला गया कि तुमको स्टेज पर जाना है और स्टेज पर जाकर ऑडियंसेस को एंगेज करना है, शायद मैं उस काम को मना कर दूं क्योंकि मेरे अंदर डर है कि मैं उस काम को, पब्लिक फियर है, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो फियर ऑफ क्रिटिसिज्म हो सकता है। फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड ऑफ इनएफिशिएंसी, हो सकता है स्टेज पे जाकर मेरी आवाज़ ही ना निकले कुछ लोगों के सामने, इनएफिशिएंसी लोगों को पता चल जाएगी। लूजिंग जॉब, अपने काम के नुकसान का मुझे बड़ा खतरा है तो इसलिए मैं वो काम ना करूँ। शायद उसमें इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे मुझे, किसी तरीके की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज जो है वो नहीं दी जाने वाली है। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर। ओवरबर्डन, रेगुलर वर्क ही इतना ज़्यादा है कि मैं और ओवरबर्डन नहीं होना चाहती उस काम के साथ में, और अपने सुपीरियर के साथ शायद मेरे रिलेशन जो है वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हमारा ये जो ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी के बाद जो हम उसको एक्सेप्ट करने वाले होते या रिजेक्ट करने वाले होते, तो रिजेक्ट करने के ये कुछ रीजंस होते हैं।
नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज, क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हमारा फोर्थ और फाइनल स्टेज है इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइंड टास्क एंड टू यूज द असाइंड अथॉरिटी प्रॉपर्ली। जो टास्क दिया है उसको करना है और अथॉरिटी का सही इस्तेमाल करना है। By accepting the assignment and its accompanying authority, the employee becomes accountable to the manager and is responsible for completing the assigned task. यहाँ पर क्या होता है, accepting the assignment, assignment को accept कर दिया, now he is its accompanying authority, अब उसके साथ साथ उसको authority भी मिल गई। employee जो है manager को accountable है, answerable है और responsible है कि टाइम पर काम होकर मिल जाए। अगर टाइम पर हो या ना हो, जवाबदारी जो है वो किसकी है, उस डेलीगेटी की, उस एम्प्लॉय की है जिसको जिम्मेदारी दी गई है काम की। दिस एट दिस स्टेज बोथ द डेलीगेटर एंड द डेलीगेटी हैव अथॉरिटी टू कंप्लीट द टास्क एंड बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द टास्क इज परफॉर्म। अब डेलीगेटर और डेलीगेटी दोनों ही के पास ही क्या है, यहाँ पर अथॉरिटी है कि टाइम पर काम कर ले। देखो ऐसा नहीं कि मैं मैनेजर हूँ, मैंने काम दे दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होगा तो कल मैं मेरे बॉस को बोल दूंगी देखो इसने काम नहीं किया, मुझे मत बोलो। आई कैन नॉट से दैट। मेरा बॉस मुझे बोलेगा मैंने तो तुमको दिया था ना, तो मैं तो तुमसे जवाब मांगूंगा, तुमने किसको दिया मैं उससे जवाब नहीं मांगूंगा। तो दोनों को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टास्क को कंप्लीट करें, और कैसे कंप्लीट करते हैं इसके लिए भी दोनों ही जिम्मेदार है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डेलीगेटर टू असिस्ट द डेलीगेटी। डेलीगेटर का काम क्या है, मैंने काम दिया है अपने सबऑर्डिनेट को, मेरा काम होगा कि मैं उसको असिस्ट करूँ, मैं उसको गाइड करूँ। पूरा काम मैं करके दूँ नहीं, लेकिन मैं उसको गाइड करूँ ये काम कैसे करना है। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो मेरा काम है उसको असिस्ट करना, उसको हेल्प करना। अल्टीमेटली डेलीगेटी कंप्लीट्स द असाइंड टास्क एंड गेट्स क्रेडिट इफ द टास्क इज डन वेल। और अगर डेलीगेटी ने अपना टाइम पर काम कंप्लीट कर दिया तो उसका जो रिकॉग्निशन होता है, उसका जो क्रेडिट होता है वो उसे ही मिलता है। If things do not go well, however, he will have to answer to the delegator and the delegator is ultimately responsible to higher authorities. As I said, मैं भी तो किसी को जवाबदार हूँ, मुझे भी तो किसी ने वो काम दिया है करने के लिए और मैंने किसी और को वो काम फॉरवर्ड किया है। अब जिस तरीके से वो डेलीगेटी जो जवाबदार है काम नहीं करने पर, जो मुझे जवाब देगा, सिमिलरली मैं भी आंसरेबल हूँ अपने हायर अथॉरिटीज़ को उस काम के नाकामयाब होने में या इनकम्प्लीट होने में। अब ये डेलीगेशन की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड फॉर डेलीगेशन, क्यों ये हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं, क्यों पावर, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों अथॉरिटी, क्यों अकाउंटेबिलिटी हम किसी और को देते हैं, क्या रीज़न है। पहला है एनेबल सुपीरियर्स टू परफॉर्म मोर चैलेंजिंग जॉब्स। देखो अगर मैं एक सुपीरियर पोजीशन पर हूँ तो मेरे पास और भी टास्क होंगे जिसको कंप्लीट करना है, तो हर काम अगर मैं खुद ही करने लग जाऊँ तो शायद मैं कुछ भी ना कर पाऊँ। इसीलिए बेटर है कि दिए गए सारे काम को कंप्लीट करना है तो आप उन कामों को क्या करो, डिवाइड कर लो, ताकि मैं चैलेंजिंग टास्क के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँ। मैं अपना जो काम है अदर काम जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स में डेलीगेट करती हूँ। नेक्स्ट इज अलाउज क्विक एक्शन। अब ये डेलीगेशन से क्या होता है, क्विक और फास्टर एक्शन होता है, इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग भी बड़ा फास्ट होता है क्योंकि काम को डिवाइड कर दिया ना। अभी अगर मैं 10 काम को पेंडिंग रखूँ, जब तक मैं वो काम करूँगी तब उसके ऊपर एक्शन होगा, तब तक होगा ही नहीं। लेकिन वही मेरे पास 10 काम है, 10 काम को मैंने अपने 10 सबऑर्डिनेट्स में बांट दिया, तो हो सकता है एक ही दिन के अंदर ये 10 के 10 वो काम कर दे। और अगर मैं इकलौती करूँ तो शायद मुझे वो काम करने में और 10 दिन लगे। The subordinates need not always consult his superior once the authority is delegated to him to take actions. अब हर बार मेरे subordinate को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है कि ये काम ऐसे करूँ वैसे करूँ। ये काम दे दिया है, अथॉरिटी दे दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ी जगहों पर आकर वो स्टक नहीं होता है, तब तक उसे हर सवाल, हर चीज़ मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। Next is it facilitates training and development. अब due to delegation, subordinates can learn to perform certain functions or to make decisions. अब कई बार क्या होता है, जब तक आपने काम एलोकेट नहीं किया था, कुछ डिसीजन मेकिंग भी नहीं आता था उनको, लेकिन आपके काम देने की वजह से अल्टीमेटली वो ट्रेन हो रहे हैं कि कैसे सिचुएशंस में डिसीजंस लिए जाते हैं, कैसे सिचुएशंस से के साथ डील किया जाता है, जो प्रैक्टिकली ही पॉसिबल होगा जब उन्होंने काम किया। तो अगर उन्होंने पहले कभी काम ही नहीं किया तो ये चीज़ सिर्फ किताबी बातें रह जाएगी, ये चीज़ उन्होंने कभी सीखा नहीं होगा। डेलीगेशन बहुत ही ज़रूरी है इफ़ अ फर्म इज़ कंसर्न्ड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल टू अज्यूम मोर चैलेंजिंग एंड डिमांडिंग जॉब्स इन फ्यूचर। डेलीगेशन ज़रूरी इसीलिए भी है, काम सबको इसीलिए देकर रखो कि फ्यूचर के लिए आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन रेडी हो कि एक एम्प्लॉय छोड़कर भी जाता है तो आपको पता है सबको हर कोई काम आता है, आप किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। लीड्स टू मोटिवेशन।
डेलीगेशन की वजह से मोटिवेशन जो है वो भी बढ़ता है, एम्प्लॉय को लगता है मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे भी जिम्मेदारी दी गई, मुझे भी कुछ काम दिया गया तो मैं उसको और अच्छे से परफॉर्म करूँ। तो अपने आप वो कॉलर जो है ना वो खुद ही ऊपर हो जाता है तुम्हारे एम्प्लॉयज़ का। क्यों ऊपर हो जाता है? फॉर द सिंपलेस्ट रीजन दे फील दैट वी आर गिवन इंपॉर्टेंस। और इम्पॉर्टेंस किसको नहीं चाहिए? हर किसी को इंपॉर्टेंस चाहिए। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देने से अगर हमारा काम हो जाता है और एम्प्लॉय भी मोटिवेट होता है तो ऐसी इंपॉर्टेंस देने में कोई बुराई नहीं है। बेटर रिजल्ट्स डेलीगेशन की वजह से, अब क्योंकि आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको इम्पोर्टेंस मिल रही है, आपको वर्थ फील कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, इसका रीज़न ये भी है कि आप और ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देते हो। जब हम पर जिम्मेदारी आती है ना तो हम चाहते हैं हम बेस्ट परफॉर्म करें, तो बस वही बेस्ट रिजल्ट आप देते हो जब आपको किसी चीज़ की जिम्मेदारी, किसी काम की जिम्मेदारी मिलती है। नेक्स्ट इज इट इम्प्रूव सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अब क्योंकि एक भरोसा बन जाता है सबऑर्डिनेट के ऊपर। सबऑर्डिनेट को जब कोई काम दिया जाता है तो उसे लगता है कि मुझ पर कितना भरोसा किया गया है ये काम के लिए, मैं इसे और अच्छे से करूँ। और जब वो काम और अच्छे से करता है तो सुपीरियर नेक्स्ट टाइम भी ध्यान में रखेगा, आपने अच्छे से काम किया तो आपके ऊपर भरोसा बन गया। अब याद रखना अगली बार भी काम तुम्ही को मिलने वाला है इसकी वजह से। तो ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप तो अच्छा हो गया। तो वो कहते हैं ना, काम ऐसा करो कि दोबारा कोई काम ना दे, लेकिन इसके हिसाब से काम ऐसा करो कि दोबारा आप ही को वापस से काम मिले। इन शॉर्ट यही होता है। नेक्स्ट इज इट एनहांसेस टीम स्पिरिट। सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट वर्क टुगेदर एज अ टीम इन ऑर्डर टू गेट द वर्क डन। टीम स्पिरिट कैसे होगी? सुपीरियर, मैं भी हायर अथॉरिटीज़ को आंसरेबल हूँ और आप मुझे आंसरेबल हो, तो कुछ नहीं, हम दुश्मनी निभा कर तो काम कर नहीं सकते, तो मिलजुल कर ही दोनों को वो क्या करना है, वो टास्क को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इज इट रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और अगर मैं बेमतलब का एब्सेंट हो गया तो मैं इसका रीज़न क्या दूंगा, या ये काम कंप्लीट नहीं होगा तो इसकी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। तो बेटर है कि एब्सेंटिज्म रेट को कम रखता हूँ और दिए गए काम को कंप्लीट करता हूँ या करती हूँ। नेक्स्ट इज इट रिड्यूसेस वेस्टेज। डेलीगेशन से वेस्टेज कम होता है। क्यों? क्योंकि सबऑर्डिनेट्स को जो काम दिया गया है बड़ा ध्यान से वो काम करेंगे कि मुझे हर चीज़ की रिपोर्टिंग करनी है, हर चीज़ के लिए मैं जवाबदार हूँ। कहीं कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट किया तो मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा और किसी के दिए गए भरोसे का फ़ायदा नहीं उठाया जाता है। तो इसीलिए आप बड़े ही केयर और कॉन्सेंट्रेशन के साथ में काम करते हो और अननेसेसरीली रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करते हो। Then comes your facilitates performance appraisal. Now, delegation of authority facilitates proper performance appraisal of the subordinate. यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में भी बात करेंगे। सुपीरियर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट की एबिलिटी को जज करता है डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क असाइन। जो टास्क दिया गया है उसको कैसे, किस तरीके से कंप्लीट किया गया है, ये देखते हुए आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो आपका सुपीरियर यानी कि आपका मैनेजर डिसाइड करता है। If the performance is good, subordinates may be promoted or adequately rewarded. अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है तो डेफिनेटली आपको शाबाशी मिलेगी उसके लिए, और शाबाशी जो देने वाला होगा वो आपका अपना सुपीरियर जो है वही होगा। अब आपको उसके बदले प्रमोशन मिल सकता है या फिर आपको बदले में कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो यहाँ पर जो है बच्चों हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।